अब हम साउंड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, किन किन चीजों की, स्पीड, इंटेंसिटी, इको, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। एक एक करके बात करेंगे। तो इस साउंड को डिफाइन करने के लिए हमें, हालांकि इको डिफाइन करने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी साउंड में जो पैरामीटर आएंगे, साउंड को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको स्पीड चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, इको ऑप्शनल है, लाउडनेस चाहिए। इंटेंसिटी और लाउडनेस लगभग सेम है, ये मान सकते हैं। दोनों ही ये बताते हैं कि साउंड कितना तेज है। इंटेंसिटी और लाउडनेस साउंड कितना तेज है ये बताएंगे। स्पीड, पिच, कितना साउंड की फ्रीक्वेंसी है। क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्वालिटी क्या है। ये सभी पैरामीटर साउंड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको स्पीड मिल गई 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इंटेंसिटी मिल गई कुछ, मान लो 20 डेसिबल। डेसिबल कुछ है कि कितना तेज है साउंड, ये भी मिल गया। पिच आपको मिल गया, मान लो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। स्टिल साउंड फिक्स नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी अलग अलग सोर्स से पैदा हो रही है। जैसे आप सारे गामा की ट्यून है, सारे गामा तबला में कुछ और साउंड आएगा, हारमोनियम में कुछ और आएगा, पियानो में कुछ और आएगा, गिटार में कुछ और आएगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी जब अलग अलग चीजों से प्ले होती है तो आवाज अलग अलग आती है। हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये साउंड यहां से आ रहा है, ये साउंड यहां से आ रहा है। जैसे सेम ही गाना अलग अलग लोग गाएंगे और सेम तरीके से गाते हैं, फिर भी हम आवाज समझ जाते हैं, वही क्वालिटी है। अब डाउट आपको ये उठा होगा, जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो साउंड कैसे डिफरेंट है, वो हम बात करेंगे इसमें। तो सेम साउंड डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो चीज क्वालिटी है। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी, तो हम अगले डिस्कशन में ये बात कर रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट विथ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, ये पार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये एक तरीके से फिलहाल ऑप्शनल है, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि बल्क मॉड्यूलस और एडियाबेटिक कांस्टेंट कुछ ऐसे टर्म आ जाएं जो आपने नहीं करे हो, ठीक है। तो इवेंचुअली आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत आए समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आगे जब टॉपिक्स हो जाएंगे या आप कर चुके हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, स्पीड ऑफ साउंड, तो हमें साउंड की स्पीड का फॉर्मूला देखना है। तो इस फॉर्मूले को देखने से पहले मैं ये समझता हूं कि मान लीजिए साउंड यहां से यहां सी स्पीड से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, ये dx लेंथ का, ये छोटा सा मैंने सेगमेंट लिया। इस सेगमेंट पे मैं, ये सेगमेंट ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, बिल्कुल छोटा सा एक लेयर ली, जो लेयर आगे पीछे ऑक्सीलेट कर रही है। तो मुझे ये सोचना है कि आखिरकार इस लेयर को आगे पीछे ऑक्सीलेट कराने के लिए एक स्प्रिंग चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये एनालॉगस इसकी तरह है, तो ये पार्ट भी एनालॉगस इसकी तरह है। dx काफी छोटा है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल पतला, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट मास की तरह। तो ये लेंथ हमारी छोटी सी dx है, ऑब्वियसली ये एक्स पोजीशन है। तो ये आगे पीछे मूव करेगा, ये आगे पीछे मूव करेगा, तो इसको मोशन करने के लिए फोर्स कौन देगा? तो ये हम कैसे समझते हैं, अगर यहां पे प्रेशर P है तो यहां पे प्रेशर, सोचो प्रेशर का अगर आपको फंक्शन पता है तो इसके कोऑर्डिनेट x है, इसके कोऑर्डिनेट x प्लस dx है। तो यहां प्रेशर Px है तो यहां Px प्लस dx है। तो इस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है? तो इस पर नेट फोर्स जो रीस्टोरिंग आएगा वो इस पर नेट रीस्टोरिंग फोर्स, यहां लिखता हूं, ये आएगा प्रेशर इनटू एरिया। नेट प्रेशर डिफरेंस, मैंने इस प्रेशर में से इस प्रेशर को घटाया, फोर्स आया इधर नेगेटिव एक्स में, तो मैंने एक नेगेटिव लगा दिया क्योंकि फोर्स नेगेटिव एक्स में, ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो एक्सीलरेशन अगर देखें तो यही हमारा m इंटू एक्सीलरेशन है, ठीक है, m इंटू एक्सीलरेशन। और m कितना है? इसका dm मास,
अभी ऐसे ही लिखा रहने देता हूं। ये है। अब ये डीएम मास, इस हिस्से का मास कितना है, रो ए डीएक्स, डेंसिटी इंटू इस हिस्से का वॉल्यूम, इंटू एक्सीलरेशन को डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, सॉरी एस, ये लिख सकता हूं, y की जगह ऐसा आएगा, इज इक्वल टू, ये ऐसे ही फिर से अभी भी लिखा रहने दे रहा हूं, x प्लस डी एक्स माइनस पी एक्स इंटू एरिया, और ये वाला dx एरिया काट दूं, ये dx नीचे ले जाऊं, तो यहां से रो डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस डी एक्स माइनस पी एक्स बाय डी एक्स। और ये तो कुछ मजेदार सा दिख गया फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, डेल पी बाय डेल एक्स लिखा है। और अब याद करिए कि प्रेशर खुद माइनस बी डेल एस बाय डेल एक्स था, तो डेल पी बाय डेल एक्स कितना होगा, इसका अगला डेरिवेटिव डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये यहां छाप दो, तो प्लस का भी डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये पी डेल सॉरी रो डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर, और यहां से आप देख सकते हैं कि डेल टू एस बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय रो डेल टू एस बाय डेल एक्स स्क्वायर, और कंपेयर करने पे ये वी स्क्वायर आ गया। याद करें, यही तो स्टैंडर्ड वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, तो ये वी स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि यहां y आता था, y की जगह ऐसा आया, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो यही इसका वी स्क्वायर है। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, ये स्पीड ऑफ साउंड है। तो v की जगह हम चाहें तो c लिखें, तो ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का प्रूफ है। और यहां एक और चीज समझ में आई कि एसएचएम करने के लिए इसको फोर्स कौन दे रहा है, तो जो प्रेशर का डिफरेंस है, एक्स पे प्रेशर कुछ और है, एक्स प्लस डी एक्स पे प्रेशर कुछ और है, द डिफरेंस इन प्रेशर, यही नेट फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा है, वही इसको एसएचएम कराने के लिए मदद कर रहा है, क्योंकि प्रेशर बदल रहे हैं तो ये फोर्स बदल रहा है, तो ये ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सी की वैल्यू अंडर रूट वी बाय रो, इसका टेक अवे पॉइंट यही है कि स्पीड हमने निकाल ली, फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो इसकी जरूरत शायद ही कभी पड़े। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो, बल्क मॉडुलस। तो अगर बल्क मॉडुलस गिवन है तो अच्छी बात है, तो सॉलिड एंड लिक्विड में तो स्पीड अंडर रूट बी बाय रो होगी, गैसेस में भी बी बाय रो होगी, बस बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला गामा पी हो जाता है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है कि बल्क मॉडुलस गामा पी कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गामा क्या है, सी पी अपॉन सी वी, 1 प्लस एफ बाय 2 बाय एफ बाय 2, 1 प्लस 2 बाय एफ। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही कॉमन सेंस है, अपने आप सीख जाएंगे। मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 लेंगे, डाई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेंगे, पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लेंगे। बस इतना ध्यान रखो। डाई एटॉमिक जैसे H2O2, ये हीलियम, नियॉन, इस तरह। पॉली एटॉमिक या CO इसमें, हाँ पॉली एटॉमिक, तो इसमें पॉली एटॉमिक में स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, जैसे NH3, इस तरह का कुछ ऐसा होता, वाटर वेपर जो भी है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग है। तो इसके लिए गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाय एफ, 1 प्लस 2 बाय 3, 5 बाय 3। इसके लिए गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाय 5, 7 बाय 5।
इसके लिए गामा की वैल्यू 1 + 2/6 4/3। तो अभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस टेबल को रेफर कर लीजिएगा, इससे गामा की वैल्यू उठा लीजिएगा और आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड और लिक्विड में डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम की चीज नहीं होती। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम गैसेस के लिए ही डिफाइंड है, या प्रेशर वाला टर्म गैसेस के लिए डिफाइंड है। तो सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर नहीं आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा, गैसेस में प्रेशर आएगा। तो गामा P/ρ ये स्पीड आएगी अंडर रूट के साथ। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं, कंपेयर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू दैट इन helium at same atmospheric pressure, सेम प्रेशर पे। तो अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला आया हमारा गामा P/ρ। ठीक, अब एयर के लिए, एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एटसेट्रा, मैक्सिमम परसेंटेज इनका है, और ये डाइएटोमिक है, और डाइएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 थे, 1 + 2/5 7/5। हीलियम के लिए ये मोनो एटोमिक है, तो इसके गामा की वैल्यू 1 + 2/3 5/3 ये आता। यहां स्पीड देखें तो स्पीड आती गामा 7/5, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अब बात ये आई कि एयर की डेंसिटी हम कितनी लें, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर तो हमें पता है नहीं। तो हम डेंसिटी ऑफ एयर की जगह हमारे पास एक और तरीका है कि P = PV = nRT से ρRT/m लिख सकते हैं। P = ρRT/m, इससे P/ρ की वैल्यू उठा लूं तो गामा RT/m ये भी स्पीड है। लेकिन अब इसमें आया मोलर मास क्या है, तो मोलर मास के लिए इसका मोलर मास 28 है, इसका मोलर मास कितना है 32। मैक्सिमम परसेंटेज इनका है, तो हम मोलर मास 30 के आसपास ले लें। तो एयर का मोलर मास 30 ग्राम ले लेते हैं। और हम ये फॉर्मूले में डेंसिटी अननोन थी, हमें नहीं पता था, लेकिन अब तो हमें पता है गामा की वैल्यू कितनी है, 7/5, R 8.31, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान लें 300, मोलर मास 30 ग्राम, ग्राम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ना भूलें। ठीक है, तो यहां से 0 0 3 से 3 कटा, 10/4, 7/5 8.31 इंटू 10/4। ठीक है, 7 का 8 गुना 56 21, 58/5 58/5 11.6 के करीबन इंटू 100, रूट 11.6 3.4 के आसपास है, यह आया 340 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यही होती है साउंड की स्पीड। और यहां डेंसिटी पता होती तो हम डेंसिटी से निकाल सकते थे, और मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, डेंसिटी हम यहां कंपेयर कर सकते हैं कि अगर डेंसिटी कंपेयर करते तो डेंसिटी कितनी आती, तो रो की वैल्यू m/, क्योंकि P/ρ = RT/m, तो रो = PM/RT। देखते हैं प्रेशर कितना है 10/5, मोलर मास कितना है 30 ग्राम। ठीक है, ग्राम, RT 25/3, 8.31 कैन बी रिटन एज 25/3, टेम्परेचर आया 300, तो 3 से 3 100 2500, तो 10/3 इंटू 10/6 बाय 2500 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये बना। तो लगभग डेंसिटी इतनी आई। 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 120 ग्राम, 4 का मल्टीप्लाई करते
ठीक है, तो 12 120 ग्राम पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी है। तो एनीवे ये साउंड की स्पीड है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, या ये मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला याद रखें, गामा आर टी बाय एम। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला याद है आपको, 3 आर टी बाय एम होता है, तो इसका फॉर्मूला गामा आर टी बाय एम, 3 की जगह गामा से रिप्लेस कर दिया। अब हीलियम में निकालना था, तो हीलियम में भी गामा पी बाय रो ये फॉर्मूला यूज करते, तो हीलियम की डेंसिटी में चेंज आता, एट सेम एटमॉस्फेयर की जगह सेम टेम्परेचर लिखना चाहिए था मुझे, कैलकुलेशन ज्यादा आसान होता। तो टेम्परेचर लिखते तो गामा आर टी बाय एम, ये इसकी स्पीड बनती। गामा की वैल्यू 7/5 आ रही थी, उसकी जगह आएगी 5/3। आर टेम्परेचर तो वही है, मोलर मास जहां इसका 30 था, 30 ग्राम लिया था, यहां मोलर मास हीलियम का कितना आएगा, 4 ग्राम। ये तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 340 इंटू, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जहां 7/5 आ रहा था वहां 5/3 आ रहा है, और जहां नीचे 32 आ रहा था वहां 30 आ रहा था, वहां 4 आ रहा है। ये आंसर आएगा, पूरे कैलकुलेशन नहीं करने पड़े हमें। यहां 7/5 होगा, है ना, तो 25/21 इंटू 30/4 का अंडर रूट इंटू 340। मैंने टेम्परेचर से माना, प्रेशर नहीं, ठीक है। तो ये काट पीट दो, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो तरीका ये था, गामा आर टी बाय एम याद रखिए, आपको टेम्परेचर गिवन होगा, मोलर मास गिवन होगा, मोलर मास और गामा ये गैस की प्रॉपर्टी गिवन होगी, गामा और एम निकल आएंगे, टेम्परेचर से आपको दिया होगा, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। चलो, तो ये पहला पार्ट हुआ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन करने हैं आपको। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। पहले में बल्क मॉड्यूलस वाटर का दिया है 2.1 गीगा पास्कल, and hence predict whether water acts as rare medium or denser medium when sound travels from air to water. ठीक है। Question 2, if it is known that the speed of sound in oxygen is 450 meter per second at 27 degrees Celsius, find speed of sound in helium at 127 degrees Celsius. थर्ड में स्पीड ऑफ साउंड 27 डिग्री सेल्सियस पे एयर में दे रखी है, चेंज इन स्पीड इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ट्राई करिए इनको। चलो सॉल्यूशन देखें। तो नीचे से ही सॉल्व करना चालू करता हूं। तो देखिए स्पीड आई थी गामा आर टी बाय एम, हमें चेंज इन स्पीड चाहिए, और जरा समझिए 10 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस, इनको कंपेयर नहीं करना है, 300 केल्विन और 10 केल्विन। 300 केल्विन के रिस्पेक्ट में 10 केल्विन छोटा है, मतलब हम लॉग लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डेल्टा सी बाय सी हाफ डेल्टा टी बाय टी, लॉग लेके डिफरेंशिएट किया, तो डेल्टा टी कितना है 10, सी कितना, टी कितना है 300, और डेल्टा सी निकालना है और सी है 340 इज इक्वल टू 5/300। तो चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 5 इंटू 340 बाय 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। तो बस कॉन्सेप्ट ये था कि स्मॉल टेम्परेचर चेंज हो तो हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करके चेंज इन स्पीड निकाल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा है इसीलिए चेंज इन स्पीड प्लस आई है। क्वेश्चन 2, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और हीलियम में कंपेयर करना है। तो स्पीड थी गामा आर टी बाय एम, तो C1 C2, C1 है गामा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए गामा 1 + 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 7/5, मोलर मास 32 ग्राम। तो C1 7/5 R, और टेम्परेचर कितना है 27, मतलब 300 बाय मोलर मास 32।
C2 हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3, तो गामा 1 + 2/3 5/3, तो C2 5/3 R, टेम्परेचर 400, 127 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 400, मोलर मास हीलियम का 4 × 10⁻³ तो C1 और C2 का तो रेशो, और C1 की वैल्यू दे रखी है 450, तो C2 की वैल्यू आएगी 450 × 5/3/7/5 इंटू टेम्परेचर 300 की जगह 400 हो गया, 400/300, मोलर मास 32/4, 10⁻³ कैंसल आउट हो गया। ठीक है, क्यों टाइम खराब करूं, ये आंसर आ गया। चलो, तो स्पीड का फॉर्मूला बल्क मॉडुलस बाय रो, क्योंकि हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, गैस में गामा P/ρ या गामा RT/m यूज करते, यहां बल्क मॉडुलस बाय रो 2.1 गीगा, 10⁻9 पास्कल SI यूनिट है ऑलरेडी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी 10⁻³ वाटर की, तो ये 2.1 × 10⁻6, तो लगभग 1.45 अप्रॉक्स लिखा मैंने, इंटू 10⁻3, तो लगभग 1450 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आया। अब देखिएगा, एयर से वाटर में अगर ट्रेवल करेगी वेव तो ये इंसिडेंट वेव, तो वाटर में यहां स्पीड कितनी है, एयर में 340, यहां कितनी है 1450, और अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो इट विल बिहेव एज रेयर, इट विल बिहेव एज डेंस, मतलब एयर behaves as denser medium for sound, while water acts as rare medium for sound, because the speed of sound is greater in water as compared to air. Even water क्या solid में भी अच्छा खासा यही अंतर आता है, जैसे solid में bulk modulus यही 10/10 के ऑर्डर का होता है, इस ऑर्डर का होता है, डेंसिटी 10/4 के ऑर्डर की होती है, तो अगर आप इनको डिवाइड भी करोगे, B/ρ अगर सॉलिड में निकालोगे तो भी ये 10/3 के ऑर्डर का आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 340, मींस साउंड लिक्विड में और सॉलिड्स में ज्यादा तेज मूव करता है एज कंपेयर टू एयर, दैट्स व्हाई सॉलिड एंड लिक्विड्स जनरली बिहेव एज डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम फॉर साउंड। कॉमन सेंस के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि सॉलिड डेंस है, वो डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन जब हम साउंड की बात करेंगे तो साउंड के केस में वाटर या सॉलिड रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेंगे, ठीक। तो वाटर हमारा रेयर है, मतलब यहां से जो रिफ्रैक्ट होगी वो रे ऐसी जाएगी, और एक और बात, जो रिफ्लेक्ट होगी वेव ये ऐसी, और इसमें फेज चेंज नहीं होगा। रिफ्रैक्टेड में तो होता ही नहीं है, रिफ्लेक्टेड में चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये डेंस मीडियम से, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, और रेयर मीडियम पे पाई का चेंज नहीं आता। लेकिन यही अगर हम उल्टी वेव भेजते, वाटर से वेव भेजते एयर में, तो ये डेंस मीडियम आता, तो जो रिफ्लेक्ट होके आती वेव, इसमें पाई का चेंज आ जाएगा। ट्रांसमिटेड में तो कभी चेंज नहीं आता। ये साउंड वेव है। तो देखिए ये क्यों थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि हमने लाइट के केस में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लाइट में वाटर ज्यादा डेंस है, लाइट के केस में, इसीलिए लाइट में आता तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आता और यहां पाई का चेंज हो जाता। लेकिन साउंड में वाटर रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, इसीलिए यहां अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहां टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां पाई का चेंज, यहां पाई का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि रेयर मीडियम एंड डेंस मीडियम इन केस ऑफ वेव्स आर विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड विथ विच वेव ट्रेवल्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो इन दो मीडियम में वेयर द स्पीड इज मोर विल बी ट्रीटेड एज रेयर मीडियम, और जहां स्पीड कम है दैट विल बी डेंस। इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये तो स्पीड, क्योंकि दो चीजों का रोल है, डेंसिटी के साथ ये बी भी है, तो डेंसिटी बढ़ रही है तो बल्क मॉडुलस भी सॉलिड में
और लिक्विड में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है तो स्पीड ज्यादा निकल आई है। चलो अब सेकेंड पॉइंट आया इसमें, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। अब देखिए इंटेंसिटी तो हम डिफाइन कर चुके हैं, हाफ रो ओमेगा, हाफ रो सी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये इंटेंसिटी हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो ये हम इंटेंसिटी डिफाइन कर चुके हैं। ये एम्पलीट्यूड कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। लेकिन कई बार हम इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो देखिए ए हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, तो क्यों ना मैं इसे एस लिख लूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अब ये प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जनरली साउंड के केस में हम प्रेशर की बात करेंगे एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। साउंड में हम प्रेशर वेव को ही जनरली बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वेव में हम काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर करना बहुत मुश्किल है, प्रेशर मेजर करना आसान है, इसीलिए हम प्रेशर वेव को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। चलो एनीवे, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी आई हमारी फॉर्मूले में हाफ रो सी ओमेगा स्क्वायर। अब एस नॉट को तो डेल्टा पी बाय बी के का होल स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा पी इज इक्वल टू बी के एस नॉट, ठीक है, हाफ रो, ठीक है, इंटू सी इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय डेल्टा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब जरा देखें, ओमेगा बाय के इसकी वैल्यू सी है, ओमेगा बाय के इसकी वैल्यू सी है, तो ओमेगा बाय के इसकी वैल्यू सी है, तो ये बना हाफ रो सी क्यूब डेल्टा पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब बल्क मॉडुलस बाय रो इज इक्वल टू सी, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर, बल्क मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर सी टू दी पावर 4, तो ये बना हाफ रो स्क्वायर, एक रो नीचे एक सी नीचे, ये बना। तो हमारा आंसर आया इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर बाय 2 रो सी। अब समझने की कोशिश करिएगा, रो और सी, दीज टू आर प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। डेंसिटी और स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी का स्क्वायर, देयर इज नो रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां फ्रीक्वेंसी आई थी, वहां फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं आया। वजह बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि ये एस और एफ कंबाइन होके डेल्टा पी में चले गए। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में फ्रीक्वेंसी, अब डेल्टा पी क्या है? बी के एस नॉट, इसमें के मल्टीप्लाई हो रहा है, और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ, के 1 अपॉन लैम्डा है, ठीक है, एफ सॉरी, के 1 अपॉन लैम्डा है, तो बी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एस नॉट, और इस लैम्डा को सी बाय एफ लिख सकते हैं, तो ये बना बी इंटू 2 पाई एस नॉट इंटू एफ, ये बना लैम्डा को सी बाय एफ। तो ये एस और एफ का प्रोडक्ट बल्क मॉडुलस में चला गया, तो ये जो एस एफ का स्क्वायर था यही हमारा डेल्टा पी बन गया है। ये एस एफ वाला प्रोडक्ट टर्म यहां आ गया, तो इनडायरेक्टली डेल्टा पी के कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी आ चुकी होगी। तो कंफ्यूज मत होइए कि फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन इसके अंदर आ चुका होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का रोल ही नहीं आया। तो इंटेंसिटी इस फॉर्म में है,
तो अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है तो एस स्क्वायर एफ स्क्वायर है, बिल्कुल सेम एज ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स का अभी भी फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया है तो ओनली प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, तो याद यही रखिए और इससे अंदाज ये लगा लिए कि ये दोनों कंबाइन होकर डेल्टा पी बन गए। तो क्या याद रखिए कि डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू के एस नॉट। तो डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू के एस नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एस नॉट एफ नॉट, क्योंकि के फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए सी ऊपर है, इस फॉर्मूले में सी नीचे, तो दो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो एक को यही याद रखिए, मैं तो कह रहा हूं ये याद रखिए, जब आए तो कन्वर्ट कर लेना, और ये तो याद रहेगी। तो ये हमारा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हुआ कि जो प्रेशर एम्पलीट्यूड पे किस तरीके से डिपेंड करता है। अब हमारे सोर्सेस, जैसे पॉइंट सोर्स अगर है, पॉइंट सोर्स कौन सा है? जिसमें साउंड चारों तरफ जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस आर पे इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर ये पी वॉट का है तो डिस्टेंस आर पे इंटेंसिटी पी बाय 4 पाई आर स्क्वायर होगी। यही पी वॉट पूरी रेडियस में चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉइंट सोर्स के लिए। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका प्रेशर एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी स्क्वायर। तो इंटेंसिटी 1 अपॉन आर स्क्वायर से गिरेगी, प्रेशर एम्पलीट्यूड 1 अपॉन आर से गिरेगा। लाइन सोर्स, ये लाइन सोर्स चारों तरफ साउंड भेज रहा है, तो यहां पे इंटेंसिटी 1 अपॉन आर आएगी और डेल्टा पी 1 अपॉन अंडर रूट आर। और तीसरा प्लेन सोर्स, प्लेन सोर्स ये कुछ ऐसा, तो साउंड ऐसे मूव कर रहा है, अगर वन डायरेक्शनल में मूव कर रहा है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट, प्रेशर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। तो इन तीनों में समझिएगा, ये वो है जहां 3 डायमेंशनल वेव्स डाइवर्ज हो रही है, हर डायमेंशन में, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में, तीनों डायमेंशन में वेव निकल रही है। यहां सिर्फ इन 2 डायमेंशन में, थर्ड डायमेंशन में वेव ही नहीं है, इन 2 डायमेंशन में है, तो इंटेंसिटी 1 अपॉन आर, प्रेशर ही। यहां सिर्फ 1 डायमेंशनल वेव है, ये 1 डायमेंशनल है, तो डेल्टा पी कांस्टेंट। तो दरअसल जो हम इक्वेशन लिख रहे थे एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये 1 डायमेंशनल वेव ही थी, क्योंकि सिर्फ एक्स के साथ ही तो बदलाव कर रहे थे। तो ये 1D वेव का स्पेशल केस है जहां एक डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए हम हर जगह एम्पलीट्यूड एस नॉट ले रहे थे। अदरवाइज एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ प्रैक्टिकली तो बदलता है, क्योंकि इनफाइनाइट सोर्स, प्लेन सोर्स तो होता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंसिटी का डिके इस तरह होता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा है। ठीक है, यहां इंटेंसिटी लिखते तो क्या लिखते? पावर अपॉन 2 पाई आर एल पर यूनिट एरिया, यहां तो कांस्टेंट ही है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है इसमें, अच्छे समझिएगा। अब जो मैं दिक्कत कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसके हिसाब से अगर कोई एक पॉइंट सोर्स होता, यहां डिस्टेंस आर पे लाउडनेस या आपको इंटेंसिटी आई मिलेगी, तो यहां से 2R पे इंटेंसिटी आपकी I/4 हो जानी चाहिए। इंटेंसिटी I से I/4 हो जानी चाहिए, 1/4 हो जानी चाहिए। और यहां से 3R पे 1/9 हो जानी चाहिए। मतलब अगर लिसनर यहां है तो जितनी आवाज आएगी उसकी 1/4 आवाज यहां आएगी, 1/9 यहां आएगी। देखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं। इवन तो देखिए, ये माइक इसको डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं मेरे मुंह से डिस्टेंस बदल रहा हूं। अभी डिस्टेंस इतना है, तो अभी आवाज सुनिएगा कि कुछ आवाज आ रही होगी। अब मैं डिस्टेंस डबल करूंगा तो आपको आवाज इस हिसाब से 1/4, 25% साउंड हो जाना चाहिए था। तो मैं अब डिस्टेंस यहां है, 1/4 किया, मतलब डिस्टेंस डबल किया,
तो साउंड में क्या वाकई में ऐसा कि 25% साउंड कम हो गया, ट्रिपल में 10%, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट आपको चेंज नहीं दिख रहा होगा आवाज में। आवाज आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम तो हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि ये 25% बचे या सिर्फ 10% बचे। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ऐसा लगा नहीं कि ये इंटेंसिटी इस तरह हुई। वजह क्या है कि हम जो ऑडिबल इंटेंसिटी होती है, हम जो साउंड हम सुनते हैं या लाउडनेस हम कितनी फील करते हैं, वो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी नहीं है। मतलब कितना तेज साउंड है वो इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये दरअसल लॉग के हिसाब से लाउडनेस हम सुनते हैं। वजह भगवान ने ऐसा क्यों किया, बहुत ही आसान है कि क्यों किया कि हम इतने डिस्टेंस से चिल्ला रहे थे और अचानक चिल्लाते चिल्लाते हमने डिस्टेंस 1/10 कर दिया, तो 100 गुनी इंटेंसिटी, कान के पर्दे फट जाएंगे। तो इंटेंसिटी के साथ बहुत तेजी से चेंज ना आए, इसीलिए लॉगरिथमिक है। मतलब इंटेंसिटी डबल करने पे आवाज जो आप सुनोगे वो दुगनी नहीं होगी, वो कुछ और आएगा। ये लॉग बना। और अगर इसी को लिखें तो ये लॉग आई, कांस्टेंट को मैं आई नॉट में भेज रहा हूं, ये लाउडनेस, और एक नई यूनिट इन बेल, ये BEL, ये हमारी लाउडनेस की यूनिट है। और ये लॉग आई बाय आई नॉट ये आया। और आई नॉट क्या है आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी। ये मिनिमम इंटेंसिटी है जो हम सुन सकते हैं। और सही बात है, अगर आई नॉट से बड़ा होगा तभी लॉग के अंदर 1 से बड़ा जाएगा और ये टर्म पॉजिटिव होगा। और आई अगर आई नॉट से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव होगा। लाउडनेस नेगेटिव मतलब हमें सुनाई नहीं देगा, लाउडनेस पॉजिटिव मतलब हम सुन पाएंगे। तो आई की वैल्यू आई नॉट से बड़ी होगी तभी लाउडनेस पॉजिटिव आएगी। वैसे इसकी कॉमन यूनिट बेल ना होके डेसिबल है, dB। तो वॉल्यूम के नॉब में जो डेसिबल लिखा होता है वो ये है dB। और dB की वैल्यू लाउडनेस इन डेसिबल, और मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10। और हां, इसकी यूनिट भी बेस 10 के साथ ही रखी गई, लॉग बेस 10। कुछ भी यूनिट ले सकते थे, एक मान ली बेस 10 के साथ यूनिट, क्योंकि बेस 10 ज्यादा पॉपुलर है। ई बाद में आया जब कैलकुलस इतनी कॉमन हो गई, तो बेस 10 ज्यादा पॉपुलर था इनिशियली। इसीलिए केमिस्ट्री में भी आपने फॉर्मूले लॉग के साथ बेस 10 में देखे होंगे, तभी 2.303 वाला फैक्टर आता है। तो एनीवे, लॉग बेस 10 आई बाय आई नॉट, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो लाउडनेस इन डेसिबल आ जाएगी। ठीक, तो अब ये लाउडनेस हम देखेंगे, अभी हम ये फैक्टर निकालेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल के साथ करेंगे हम इसको। लेकिन ये नया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली आया कि एक्सपेरिमेंट के साथ ये अंदाज लगाया कि इंटेंसिटी के साथ जो हम एक्चुअली अपेरेंट इंटेंसिटी है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, तो ये लॉगरिथमिक तरीके से वेरी करते हुए मिली। ठीक है, तो ये 10 log 10 आई बाय आई नॉट, ये हमारा डेसिबल में लाउडनेस है। हाँ, ये बेल स्केल, जो बेल स्केल है, बेल लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी नाम की एक कंपनी थी जो टेलीफोन बनाया करती थी। ये इत्तेफाक नहीं इसका नाम बेल होना, क्योंकि टेलीफोन ग्राहम बेल इन्होंने ही इन्वेंट किया था, तो इन्होंने ही बेल लेबोरेटरी कंपनी बनाई थी। और कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी में जब टेलीफोन के लिए लाउडनेस के लिए पता चला कि इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन एक प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, तो उन्होंने एक नई यूनिट डेवलप की। उन्होंने कहा लॉगरिथमिक स्केल लेते हैं। तो इन्होंने जो स्केल लिया था वो बेल स्केल लिया था, लेकिन बाद में वो डेसिबल स्केल में कन्वर्ट हो गया।
तो ये बेल लेबोरेटरी, ग्राहम बेल की ही लेबोरेटरी थी जिनके नाम पे डेसिबल स्केल आया, और करेंटली ये 2016 में नोकिया ने इस लेबोरेटरी को एक्वायर कर लिया था। तो अभी ये नोकिया की चाइल्ड कंपनी है। चलो ये तो जनरल नॉलेज हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने काम पे कि ये जो डेसिबल है ये हमारे लिए काम का है। तो लेकिन ये तभी मतलब है जैसे आप 100 डेसिबल या 50 डेसिबल या 200 डेसिबल, ये आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा साउंड कितना बड़ा है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको रेफरेंस साउंड्स आपको पता होंगे कि किसका साउंड कितना होता है। तो रेफरेंस साउंड में जैसे हम जो बातचीत करते हैं, जो हम डेली टॉकिंग करते हैं, ये हमारा 60-70 डेसिबल के आसपास होता है। विस्परिंग, फुसफुसाते हैं, वो 30 डेसिबल के आसपास होता है अप्रॉक्स, ठीक है। और 140 डेसिबल दरअसल मैक्सिमम साउंड है शायद जो हम सुन सकते हैं। ये काफी तेज साउंड हो जाता है। तो ये डेसिबल में आपको स्केल तब समझ में आएगा जब आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज कुछ पता होंगी, से बातचीत करना 70 डेसिबल, विस्परिंग 30 डेसिबल। तो मैं डेसिबल का स्केल जो कॉमन है वो याद नहीं करना है, वो बस मैं आपको दिखा देता हूं सो दैट एक फील आ जाए। तो देखिए इसमें जो डेटा है वो मिनिमम साउंड दैट कैन बी हर्ड 0 डेसिबल है, नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिबल, टिकिंग वॉच टिक 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 20 डेसिबल, विस्परिंग 30 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल। तो देखिए ये लाउडनेस इस तरीके से बदल रही है। नेक्स्ट डेटा, वॉशिंग मशीन का साउंड 70 डेसिबल, ट्रैफिक 80 to 85 डेसिबल, और राइट साइड देखिए यू मे फील वेरी अनॉयड, मतलब ट्रैफिक का जो साउंड होता है वो। अब देखिए मोटरसाइकिल का साउंड 95, ये हार्ली डेविडसन इस तरह की बाइक का साउंड इस ऑर्डर का होता है, ठीक है, 100 डेसिबल के आसपास। ट्रेन का 100 डेसिबल। अब देखिए इसमें इसके नीचे जो लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल फॉर पर्सनल हियरिंग डिवाइसेस, वो 105 से 100, ठीक है। और 110 शाउटिंग, कान में जो चिल्लाता है वो 110 है। 120 पास में सायरन बज जाए, और 140 से 150 देखिएगा फायर क्रैकर्स, और राइट हैंड साइड देखें पेन एंड ईयर इंजरी, मतलब 140 डेसिबल के आगे बहुत ही तेज साउंड हो जाता है, इवन आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल डेटा आपको पता होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट याद रखिए कि हम कहां से कहां तक 0 से 140 डेसिबल ही सुन पाते हैं, ठीक है। तो हमारा लाउडनेस का फॉर्मूला बना इन डेसिबल इज इक्वल टू 10 log I by I0 base 10, where I0 is equal to 10 पे minus 12 watt per meter square। ये कांस्टेंट है I0, ये I0 10 पे माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम ऑडिबल इंटेंसिटी है, इससे छोटी इंटेंसिटी नहीं सुन सकते। तो अब जैसे हमसे पूछा होता फाइंड एग्जांपल 1 लाउडनेस करस्पॉन्डिंग टू 10 पे 3 या 10 वॉट, सिर्फ इतना ही लेता हूं, 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग लाउडनेस कितनी। तो लाउडनेस क्या फॉर्मूला बनेगा, 10 log बेस 10 वॉट बाय 10 पे माइनस 12, 10 इंटू लॉग 10 और 13 हो गया 10 पे, तो ये 130 डेसिबल, मतलब काफी तेज साउंड है। तो 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर काफी तेज साउंड है। इवन 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर 140 बन जाता। तो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर मैक्सिमम लाउडनेस है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है जो आप सुन सकते हैं, मिनिमम ये है। तो प्रैक्टिकली ये आया, प्रैक्टिकली हम जो सुन सकते हैं ये है, ये 0 डेसिबल है, ये 140 डेसिबल है, ठीक है।
एक और प्रैक्टिकल डेटा लेता हूं। प्रैक्टिकल डेटा के लिए मैं ले रहा हूं, एक हमारा स्पीकर है, मान लो ये 25 वॉट का स्पीकर है। यहां से 1 मीटर दूर हमारा ये कान है, दूसरा कान 1 और मीटर दूर है। अब हम देखते हैं कि इसको इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। तो इसकी इंटेंसिटी I1 आएगी पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इंटेंसिटी क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। तो एरिया कौन सा यूज होगा, ये पूरे स्फीयर का। इसकी इंटेंसिटी आएगी 25 बाय 4 पाई 2 स्क्वायर। लेकिन अब चूंकि हम लाउडनेस का स्केल जानते हैं तो हम इंटेंसिटी में कंफर्टेबल नहीं है, अब हम लाउडनेस में बहुत कंफर्टेबल है। तो देखते हैं इसका लाउडनेस कितना आता। तो इसका लाउडनेस L1, इसका लाउडनेस L2। L1 आता 10 log 25 बाय 4 पाई बाय 10 पे माइनस 12। 10 log 10 पे 12 अलग कर दूं, इंटू 25 बाय 4 पाई अलग कर दूं, और इसको 10 पे 11 करके 250 बाय 4 पाई ले लूं। बेस 10 है तो 10, ये बन गया 11, ये log ऑफ बेस 10 250 बाय 4 100 बाय पाई बना। ठीक है, अब log 10 100 बाय पाई, log 10 100 अलग कर लो, log 10 100 log 10 पाई अलग कर लो चाहो तो ये बना 10 टाइम्स 11 log 10 100 13 माइनस log 10 पाई, ये बना 130 माइनस 10 log 10 पाई, और log 10 3.477 होता है। log 10 4 log 3 0.3010602 होता है। तो 3.14.5 मान ले। और वैसे भी 0.5 आप कैसे सोच सकते थे, पाई स्क्वायर 10 है तो पाई रूट 10 है, 1/2 आ गया। तो इस वाले को 0.5 लिख लूं तो यह आया 125 डेसिबल का साउंड है। मतलब 25 वॉट का स्पीकर फुल लाउडनेस पे अगर चल रहा होगा तो 1 मीटर दूर 125 डेसिबल, मतलब अच्छा खासा तेज आवाज आएगी। ये सायरन की तरह हो गया। ठीक है, मतलब कान के पास में 1 मीटर दूर कोई सायरन बजा रहा है, तो 125 डेसिबल ये है। अब जरा हम L2 देखते हैं। L2 के कैलकुलेशन में 10 log 25 बाय 4 पाई इंटू 4 16 पाई बाय 10 पे माइनस 12। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन समझ में आ रहे होंगे। यहां तक सेम है, बस पाई की जगह हमारा 4 पाई बन जाएगा। क्यों, यहां पे 4 की जगह 16 आता। चलो अब हम देखते हैं लाउडनेस कितनी है। तो L1 इज इक्वल टू 10 log I 25 बाय 4 पाई बाय 10 पे माइनस 12। इसी को लिखूं 10 log 12 अलग कर दूं, log 10 पे 12 अलग किया, log ऑफ 25 बाय 4 पाई अलग किया। ये 10 log बेस 10 है इनका। ठीक है, तो ये तो 12 बन गया, ये बना 25 बाय 4 पाई। देखते हैं ये रफली कितना आता। 25 बाय 4 पाई, तो 4 से 6.25, 6.25 बाय 3.14, और ये रफली इसका डबल है तो 2 मान लूं, log 10 2 0.3010, तो 0.3। तो ये वैल्यू आ गई 0.3। तो 12.3, तो 120 और 3 123 डेसिबल। और सही बात है, रफली सायरन के बराबर था कि 25 वॉट के स्पीकर का सायरन 1 मीटर है तो लगभग 123 डेसिबल आएगा। अब जरा देखते हैं हम 2 मीटर जाते तो अंतर क्या आता। तो इसी कैलकुलेशन को हम आगे करें तो 10 log
25/4 की जगह 16 पाई आएगा, नीचे आएगा 10 पे -12, और ये आ गया 10 log 10 पे 12 इधर गया, या कौन दिमाग लगाए, 12 प्लस log 10 25/4 की जगह 16 पाई आएगा, तो ये बनेगा 10 12 प्लस यहां 4 पाई की जगह 16 पाई, तो 2 की जगह एक एक्स्ट्रा 4, दैट मीन्स ये 1/2 बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 1/2, तो माइनस का 0.3 होगा, -0.3, तो ये बनेगा 117 डेसिबल। ये मैंने ऐसे लिखा, पिछली बार ये 2 बना था, 4 टाइम्स कम होगा, तो 2/4 1/2, तो 0.3 की जगह -0.3, तो 117 डेसिबल ये आया। पहले डेसिबल कितना था, 123। और अब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई हॉर्न बज रहा है, जैसे ट्रेन का हॉर्न होता, ट्रेन यहां है, ट्रेन ये है, इसका हॉर्न बज रहा है, हम 1 मीटर पे हैं और 2 मीटर पे हैं, कोई खास अंतर थोड़ी ना आता है, दोनों में ही आवाज बहुत तेज लगती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन से 123 डेसिबल पे हैं, फिर 117 डेसिबल पे हैं, तो लाउडनेस में कोई खास अंतर नहीं आ रहा समझ में, दोनों ही तेज लग रही हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली लाउडनेस ज्यादा प्रैक्टिकल चीज है। अब इंटेंसिटी से हमें लगता कि इंटेंसिटी 1/4 हो गई तो 1/4 आवाज कम हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे ईयर्स लॉगरिथमिक स्केल के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक, मतलब हुआ क्या कि यहां इंटेंसिटी I से I/4 हो गई, तो यहां जो वैल्यू log I प्लस कांस्टेंट थी वो log I माइनस log 4 प्लस कांस्टेंट, तो अंतर log 4 का आया, अंतर आया log 4 का, इतना कम, और 10 टाइम्स log 4 6 डेसिबल बनेगा लगभग। ठीक है, और एक बात आप जरूर समझ गए होंगे कि जैसे लाउडनेस 10 log I/I0 है, ठीक है, तो अगर लाउडनेस में मैंने 20 डेसिबल लिखा है, 20 डेसिबल मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू I0 इंटू 10 पे 2, सोचो I0 इंटू 10 पे 2 बाहर आता, 30 डेसिबल लिखा है तो इंटेंसिटी I0 इंटू 10 पे 3, और 40 डेसिबल लिखा है तो इंटेंसिटी I0 इंटू 10 पे 4, मतलब 10 गुना करने पे 10 डेसिबल का चेंज आ रहा है, 10 गुना करने पे 10 डेसिबल का चेंज आ रहा है। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में मैं एक और चीज पूछ सकता था कि कितने डिस्टेंस पे जाके, पिछले एट व्हाट डिस्टेंस लाउडनेस इज 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, log I/I0 इंटू 10, ये डेसिबल है, और I की वैल्यू 25/4 पाई आर स्क्वायर लिखते, ये चीज 0, 10 पे -12, तो ये 0 आ गया, तो 10 पे -12 इज इक्वल टू 25/4 पाई आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 10 पे 12/4 पाई, अंडर रूट लूं तो 5/2 रूट पाई इंटू 10 पे 6 मीटर, और ये अच्छा खासा आ गया, ये तो 1 किलोमीटर के ऑर्डर का आ गया, ये तो बहुत ज्यादा आ गया, 10 पे 3 किलोमीटर के ऑर्डर का। लेकिन प्रैक्टिकली 10 पे 3 किलोमीटर तक तो आवाज नहीं जाती। ठीक है, वजह बिल्कुल सिंपल सी, प्रैक्टिकली साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले हमेशा होते हैं कि जितने भी सराउंडिंग के सोर्स हैं उन सोर्स से टकरा के साउंड खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, तो काफी तेजी से एटेन्यूएट हो जाता है, ये डिस्टेंस तक का तो नौबत ही नहीं आती। ठीक है,
इसीलिए हम जब चिल्लाते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आवाज जाती है, जबकि इस कैलकुलेशन से बड़े डिस्टेंस तक जानी चाहिए। तो वजह यही है कि साउंड के एब्जॉर्ब करने वाले सोर्स हर जगह हैं, ठीक है। इस वजह से लाउडनेस रिलेटिवली कम आती है। तो एनीवे लाउडनेस आपको समझ में आ गई होगी। और अब आप ऑडियो सिस्टम्स में जो नॉब घुमाने वाले होते हैं उन नॉब को पे देखेंगे तो डेसिबल में स्केल लिखा होता है, ठीक है। वो डेसिबल में स्केल की वजह ही यही है कि प्रैक्टिकली हम लाउडनेस डेसिबल में ही समझते हैं। इवन टीवी में वॉल्यूम बढ़ा के देखना, डेसिबल में लिखा आएगा। एटलीस्ट पुरानी टीवी में तो आता था जिनमें ऐसे ऐसे वॉल्यूम बढ़ता था, यहां डेसिबल लिखा आता था। चलो ये 3 क्वेश्चन करो। पहला, रेशियो ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड 2:1, frequency is 3:2. You have to find ratio of intensity, ratio of displacement amplitudes, difference and loudness. Question 2 में illustration 49 ही है। Pressure amplitude and sound from receiver, initially pressure amplitude given है, intensity given है, ठीक है। Turning volume knob, pressure amplitude बदल गया, find the change in loudness and final intensity. चलो क्वेश्चन 3, अ बर्ड इज सिंगिंग ऑन अ ट्री, द पर्सन अप्रोचेस द ट्री एंड ऑब्जर्व्स लाउडनेस इंक्रीजेस बाय 10 डेसिबल। 10 डेसिबल का लाउडनेस बढ़ गया। इफ इनिशियली ही वाज 20 मीटर अवे, फाइंड द न्यू सेपरेशन। तो ट्राई करो तीनों को। चलो तो सॉल्यूशन देखें, फिर से पीछे से आएंगे, मिटाते चलेंगे। पर्सन अप्रोचेस द ट्री, तो पहले ये हमारी चिड़िया थी, लग नहीं रही लेकिन यही है चिड़िया, ये बैठी थी। डिस्टेंस r पे ये पर्सन था। तो अगर इसकी इंटेंसिटी पावर p थी या इंटेंसिटी 1/r² होती है, तो पहले इसने लाउडनेस जो β1 सुनी होगी 10 log इनिशियल i बाय I0, β2 आएगी 10 log I2 बाय I0। इन दोनों को घटा दें तो β2 माइनस β1 इज इक्वल टू लॉग I2 बाय I1। और ये वैल्यू क्वेश्चन में, 1 मिनट 10 आगे है, ये क्वेश्चन में 10 डेसिबल दी है और ये 10 डेसिबल दी है, तो 10 और 10 कट गए, तो I2 और I1, तो लॉग 10 I2 बाय I1 इसकी वैल्यू 1 आ गई। मतलब I2 इज इक्वल टू 10 I1 हो गया। तो यहां से इंटेंसिटी 1/r² होती है, तो 1/r² से डिस्टेंस r से r बाय √10 हो गया होगा। इंटेंसिटी 10 गुनी हो गई तो डिस्टेंस r से r बाय √10 हो गया। तो पहले 20 था, अब न्यू डिस्टेंस 20 बाय √10 मीटर। सोचो, डिस्टेंस 1 बाय √10, तो इंटेंसिटी r², 1/r² पे, तो इंटेंसिटी 10 गुना, इंटेंसिटी 10 गुना तो इनका रेशो 10, तो लॉग में वैल्यू आ गई 1, 10 मल्टीप्लाई हुआ था ये। या हर 10 डेसिबल पे, हर 10 डेसिबल के चेंज पे इंटेंसिटी 10 गुना हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते थे, या प्योर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 2, प्रेशर एम्पलीट्यूड। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा प्रेशर का स्क्वायर। तो पहले इंटेंसिटी 10 पे 6 है, ये कितना था 2 × 10 पे -3। अब इंटेंसिटी आई है और ये कितना है 3 × 10 पे -3। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो नई इंटेंसिटी 9/4 × 10 पे -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये तो न्यू इंटेंसिटी आ गई। चेंज इन लाउडनेस चाहिए, तो चेंज इन लाउडनेस के लिए β1 वही log 10 I1 बाय I0, β2 10 log I2 बाय I0। चेंज इन लाउडनेस, तो β1 माइनस β2 या β2 माइनस β1, तो 10 log, ये घटते मतलब I2 बाय I1 आ जाता। ये सोचो, log में I2 बाय I0 माइनस log I1 बाय I0
इज इक्वल टू लॉग I2 बाय I1। ये हमसे पूछा है, यही डेल्टा भी पूछा है। 10 लॉग इंटेंसिटी का रेशियो, एम्पलीट्यूड 2 से 3 हो गया तो इंटेंसिटी 4 से 9 हो गई, 9/4। 10 लॉग ऑफ 9/4, तो 2 कॉमन लेके 3/2 लिख सकते हैं। और ये आया 20 लॉग 3.477, लॉग 2 0.3010। ठीक है, तो 3010.177 का डबल 3.4 वॉट, 3.5 डेसिबल के आसपास, रफली 3.5 डेसिबल के आसपास इंटेंसिटी बढ़ गई होगी। मैथ्स है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो नेक्स्ट। अब देखिए हमें प्रेशर एम्पलीट्यूड गिवन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S² F²। बड़ी अच्छी बात है, प्रेशर एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 2:1, तो I1 बाय I2 में फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं आएगा, 2/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो आपका रोल आएगा। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड 2/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2²। तो S1 बाय S2, यहां से 2/1 इज इक्वल टू S1 इंटू 3 S2 इंटू 2, तो S1 बाय S2 इज इक्वल टू 4/3। ये डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, ये इंटेंसिटी का रेशियो है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ गया कितना, 4:3, इंटेंसिटी 4:1। डिफरेंशियल लाउडनेस, तो वही बीटा 10 लॉग I बाय I0, बार बार तीनों में यही फॉर्मूला यूज हुआ है, बीटा 2 10 लॉग I2 बाय I0, तो डेल्टा बीटा 10 लॉग I1 बाय I2, तो 10 लॉग I1 बाय I2 4/1, तो 10 लॉग 4 0.6020, तो 0.6 डेसिबल इंटू 10, सॉरी 6 डेसिबल। ये आंसर आ गया। बस छोटे छोटे डिस्कशन बचे हैं। पिच, पिच या श्रूडनेस, पिच मतलब पैनापन समझ सकते हो आवाज में। तो पिच इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज मोर, पिच इज मोर। पतली आवाज, जैसे ट्रेबल में हाई पिच साउंड कहते हैं, ट्रेबल को हाई पिच साउंड कहते हैं, बेस को लो पिच साउंड कहते हैं। तो पिच कुछ और नहीं, सीधा फ्रीक्वेंसी है। तो एक टोन जनरेटर से मैं आवाज सुना देता हूं, मेरे पास था शायद फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, दिल बेचारा दिल भरो ये सारे लव हेड आ गई। देखिएगा, ये माइक यहां रख लो। ये हाई पिच साउंड है, हाई पिच, और पिच हाई है। ये लो पिच, ये और लो पिच। ठीक है, तो पिच मैं जितनी कम करूंगा बेस इफेक्ट उतना बढ़ेगा। तो देखिए ये लो पिच है, 168 हर्ट्ज है, ये जो आवाज सुन रहे हैं, जो कि काफी कम है। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, पिच बढ़ा रहा हूं। ये लास्ट वाला साउंड 2600 हर्ट्ज का था। ठीक है, तो पिच तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है। तो ट्रेबल मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बेस मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल।
तो पिच तो बिल्कुल सिंपल सी, जैसे फीमेल की वॉइस का पिच हाई होता है, मेल की वॉइस का पिच लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आया क्वालिटी। क्वालिटी ये थोड़ा सा अलग है। क्वालिटी मतलब सेम फ्रीक्वेंसी अलग अलग साउंड में हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये किसी और का है, ये किसी और का। तो ये मैं बहुत आसानी से समझा देता हूं। ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है 400 हर्ट्ज पे, और ये आपका गिटार का वायर है, ये भी 400 हर्ट्ज पे ट्यून है। ये गिटार का वायर है, ये भी 400 हर्ट्ज, ये भी 400 हर्ट्ज, और ठीक है, ये मान लो तबला है, ये भी 400 हर्ट्ज पे ट्यून है। 400 हर्ट्ज पे ट्यून होना, जिन्होंने म्यूजिक सीखा है या म्यूजिक कभी देखा है, तो ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से ही इसको ट्यून करते हैं, इसी की मदद से गिटार को ट्यून करते हैं। ट्यून करना मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही इसकी हो जाए, वही इसकी हो जाए। लेकिन जब हम इसमें वेव फॉर्म देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने वाला हूं इसमें। तो अगर हम इनका वेव फॉर्म देखें, वेव फॉर्म देखना मतलब ऑक्सीलोस्कोप में इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये प्योर टोन है, प्योर टोन। जैसे मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बनेगी। इसका 400 हर्ट्ज होना मतलब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 है, उसके मल्टीपल भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो बनेगा फंडामेंटल तो 400 है। और याद करिए कि अगर मैंने 400, 800, 1200 ये सब दे दी, तो इनका टाइम पीरियड, इसका अगर t है, इसका टाइम पीरियड t/2, इसका टाइम पीरियड t/3, इन सब का टाइम पीरियड t होगा। t/2, t/3 सबका LCM HCF करके फॉर्मूला बनाएंगे तो ये t आएगा टाइम पीरियड। तो ओवरऑल इन तीनों के कॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बात करें तो वो t निकलेगी। ठीक वही साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा ये फंक्शन है। हमसे पूछा बताओ इसका पीरियड क्या है, फंडामेंटल पीरियड। नाम भी याद करिए, फंडामेंटल पीरियड मतलब जब टोटल फंक्शन रिपीट हो जाए। इसका 2π है, इसका 2π/2 है, इसका 2π/3 है, ओवरऑल का आंसर 2π है। तो फंडामेंटल पीरियड किसका है, जो इसका है। तो अगर साइन थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा इन सब के मल्टीपल मौजूद हैं तो ओवरऑल वेव की फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो फंडामेंटल है। भले ही ये f, 2f, 3f से मिलके बन रहा है, तो ओवरऑल रिपीट कब होगा, f पे रिपीट हो जाएगा। तो ये ग्राफ तो रिपीट होगा, लेकिन अब ये ग्राफ साइन का ग्राफ तो नहीं है। आपके पास अगर ग्राफ प्लॉटर हो तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा, तो साइन का ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा कुछ बनेगा। तो मैं रफली बना देता हूं, मुझे भी आइडिया नहीं ग्राफ कैसा बनेगा। ऐसा मतलब हर पीरियड वही है, पीरियड वही है, क्योंकि अभी भी ये 400 हर्ट्ज है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर, इसमें 400 हर्ट्ज का प्योर टोन था, एक ही फ्रीक्वेंसी थी सिर्फ फंडामेंटल। लेकिन इसमें 400 हर्ट्ज के साथ उसके मल्टीपल भी मौजूद हैं, उस पर हमारी मर्जी नहीं चलती। ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा केस है जहां उसके मल्टीपल मौजूद नहीं होते जनरली, लेकिन यहां पे इसके मल्टीपल मौजूद होते हैं, तो वेव फॉर्म आपका शेप बदल गया। और तबले में भी शायद, मुझे पता नहीं वेव फॉर्म कैसा होगा, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि हो सकता है वेव फॉर्म ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता कैसा है। ठीक है, बस मैं ये कह रहा हूं कि टाइम पीरियड सबका सेम है। ये भी 400 हर्ट्ज है, ये भी 400 हर्ट्ज है, ये भी 400 हर्ट्ज है, लेकिन साउंड अलग अलग क्यों आता है, क्योंकि 400 के अलावा जो उसके एडिशनल मल्टीपल थे, वो मल्टीपल इसमें कुछ और हैं, इसमें कुछ और हैं। और तबला में समझिए कि लो फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज ज्यादा होगा, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज ज्यादा होगा, तभी इसकी आवाज ज्यादा पतली सी समझ में आएगी, इसकी आवाज थोड़ी मोटी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, स्पेक्ट्रम। मतलब आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ली, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक भी मौजूद होंगे, तो वो हार्मोनिक में किसका कितना परसेंटेज है, उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये भले ही तीनों 400 हर्ट्ज हैं, ये 400 हर्ट्ज प्योर टोन है, एक सिंगल आवाज आएगी,
ये 400 हर्ट्ज में शायद हाई फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज ज्यादा है, इसमें लो का ज्यादा है, तो इसीलिए इसके साउंड डिफरेंट है। मतलब इनडायरेक्टली सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेव फॉर्म, तो हम उससे क्वालिटी कहते हैं। ठीक, तो क्वालिटी इज समथिंग बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्दो दे आर ट्यून्ड फ्रॉम सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी से हमने ट्यून किया फिर भी आवाज डिफरेंट आ रही है, यही हमारा क्वालिटी है। ठीक है, इतना कर लिया, लास्ट देख ही लेते हैं। इको, इको मतलब गूंज, ये सबने एक्सपीरियंस की होगी। तो इको सिंपली क्या है कि एक स्पीकर यहां है, ये कान यहां है, तो एक कान ने डायरेक्ट साउंड रिसीव किया, एक रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव किया, तो दोनों में टाइम का लैग आया। अगर ये L डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट हुआ तो 2L/C। इफ दिस लैग is less than 0.1 second, we can't differentiate the sounds. तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर 0.1 सेकेंड से बड़ा है तो वी कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड्स। तो अगर ये डिफरेंस 0.1 सेकेंड से बड़ा है तो हम दो साउंड, एक जो डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं, एक ये रिसीव कर रहे हैं, दोनों में बता देंगे कि दे आर डिफरेंट। वजह समझिए, क्या होता है कि जैसे ज्यों ही आपके कान के पर्दे ने, जो कान का डायफ्राम है, उसने साउंड रिसीव किया, वो वाइब्रेट करना चालू किया, लेकिन वाइब्रेट करके तुरंत डैंप नहीं होता। हमने एक साउंड भेजा, वो वाइब्रेट कर ही रहा है, तो 0.1 सेकेंड में पूरी तरह से डैंप हो जाता है। लेकिन वो डैंप हो नहीं पाया और दूसरा साउंड आ गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि वही पुराना साउंड कंटिन्यू हुआ। लेकिन अगर वो डैंप हो गया है तो समझिए कि हमने साउंड भेजा वो इधर था, दूसरा हमने भेजा ये इधर था। अगर इनके बीच में गैप कम हो जाए, तो पहला ये यहां था और दूसरा यहां से चालू हो जाए, तो हमें लगेगा कंटिन्यूअस सिग्नल है। लेकिन अगर गैप आ गया तो हमें लगेगा ये बीट अलग थी, ये अलग थी, तो दो डिफरेंट बीट सुनाई देंगी या दो डिफरेंट साउंड सुनाई देंगे। वही चीज इको है। तो इको होने के लिए चाहिए, और 0.1 सेकेंड क्या है, जैसा हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है कि कोई भी इमेज हमारी आंखों में लगभग 1/16 सेकेंड तक बनी रहती है, वैसे ही यहां है कि कोई भी साउंड हमारे कानों में 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, तो दो साउंड के बीच में 1/10 सेकेंड का गैप होना चाहिए, तब जाके हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो दोनों साउंड अलग अलग हैं। तो जैसे हम किसी रूम में बोलते हैं तो साउंड एक डायरेक्ट रिसीव होता है, एक दीवार से टकरा के रिसीव होता है, एक कहीं और से टकरा के रिसीव होता है, फिर भी हमें इको नहीं लगती। क्यों, वो इससे समझ में आएगा। 2L/C अगर 0.1 ले लूं तो C की वैल्यू 340, 34, L की वैल्यू 17। 17 मीटर से जाके अगर हम तक आ गया, 17 मीटर से टकरा के हम तक आ जाए तो हमें इको समझ में आएगी। ठीक है, तो अब बात ये उठती है कि मान लीजिए ये रूम हमारा 10 मीटर का है। ठीक है, तो हम, ये हमारा स्पीकर है, ये हमारा लिसनर है, तो यहां से तो समझ में आ रहा है 17 मीटर से कम है। लेकिन अगर कोई साउंड ऐसे 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 करते हुए, ठीक है, ऐसे आ जाए, अब तो 17 मीटर हो जाएगा, अब तो इको आएगी, बिल्कुल आएगी, अगर इसकी इंटेंसिटी इतने एब्जॉर्प्शन के बाद भी बची रहे। और ये कब होगा, अगर रूम पूरा खाली है, अगर ये एम्प्टी रूम है, मतलब इसके अंदर साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें ना के बराबर हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके कई बार आएगा, तो भी एनर्जी उतनी लॉस नहीं होगी। तो जो एक डायरेक्ट साउंड सुनोगे, इसकी इंटेंसिटी I1 और इसकी इंटेंसिटी I2, I2 काफी कम नहीं होगा, I2 0 फिर नहीं होगा अगर एम्प्टी रूम है। लेकिन अगर रूम में बहुत सारी चीजें हैं तो इतनी बार ये साउंड एब्जॉर्ब होके आया, सिर्फ यही नहीं, बीच में ऑब्जेक्ट रखे थे उनमें भी, तो ये इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि आपको साउंड सुनाई नहीं दिया। इसीलिए आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि इको होती है बड़े हॉल में खाली हो, अगर खाली है तो आपको इको
सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और एटीनिएशन इतना कम होता है कि शायद दूसरा हम लाउडनेस सुन पाते हैं। इसीलिए आपने इको में सुना होगा कि आवाज अगली लाउड की कम आती है, अगली की और कम आती है, जैसे हेलो 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 हेलो, इस तरीके से। पहले साउंड बड़ा है, फिर साउंड कम है, अगला साउंड और कम है, ठीक है। इसीलिए या हिली एरियाज में अच्छा खासा सुनाई देता है कि जहां पे एक हिल ये है, एक हिल ये है, यहां से आप चिल्ला रहे हो, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि बीच में एब्जॉर्ब होने की जगह नहीं और डिस्टेंस भी 17 मीटर से बड़ा है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था साउंड का, इको। तो आज की क्लास में हम साउंड की प्रॉपर्टी समझे कि स्पीड कैसे निकालते हैं, प्रेशर में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन डेवलप ही क्यों हो रहे हैं, क्वालिटी क्या है, पिच क्या है, ठीक है। लाउडनेस कैसे मेजर करते हैं कि नॉर्मल लाउडनेस हमने जो हम सुनते हैं वो लॉगरिथमिक स्केल पे डिपेंड करता है। तो ये आज की क्लास के पॉइंट्स थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और प्रैक्टिकल डेटा भी काफ़ी हमने इकट्ठा किया इसमें। तो साउंड के बारे में बहुत कुछ सीखे हैं। अगली क्लास में हम साउंड से इंटरफेरेंस और मे बी अगर जल्दी हो गया तो डॉपलर इफेक्ट कंटिन्यू करेंगे।